हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशंस फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। All living organisms require food for their growth, repair, and functioning of body. The green plants synthesize their body by process of photosynthesis, while man and other animals directly or indirectly depend on plants for their food requirements. देखो, फूड जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट एक तरह से थिंग है। क्यों? क्योंकि फूड से ही ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल को देख लो या फिर प्लांट्स को देख लो, सभी को एक तरह से ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस और कुछ ऐसे ही कुछ एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होती है। ये सारे आपको फूड से मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है उसके द्वारा। तो बाकी जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं उनको इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब इस चैप्टर में देखेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और क्रॉप्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एगर मीन्स फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इसका मतलब फील्ड में एक तरह से उगाया गया कुछ भी, उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब इसमें सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं आएंगी, इसमें आप फील्ड में एनिमल्स को भी एक तरह से पालते हो और उनकी ब्रीडिंग करते हैं, तो फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये भी एक तरह से पॉपुलेशन जो एनिमल्स है उनको एक तरह से पालना और फिर उनका एक तरह पॉपुलेशन बढ़ाना, ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज़ द अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस which deals with the production of plants and raising of animals useful to man, involving soil cultivation, breeding and management of crops and livestock. ओके, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें ना सिर्फ क्रॉप्स बल्कि एनिमल हस्बेंड्री एक तरह से उस पूरी प्रोसेस को भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है ऐसी साइंस जो कि आप प्रैक्टिकल करके उसको फील कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स लाइक hortus मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होगा, एक तरह से गार्डन में जो पेड़ पौधे जो उगाए जाते हैं उनकी खेती की जाएगी। ऑर्नामेंटल जो एक तरह से क्रॉप होती है उसकी खेती की जाती है, तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। It is the branch of biology that deals with growing and production of vegetables, fruits, ornamental plants and management of orchids. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तरह से छोटे से गार्डन में एक छोटी सी खेती आप कर सको। वो आप सजावटी कोई पेड़ पौधे लगा रहे हो उसको भी हॉर्टिकल्चर में देख लेंगे। छोटी मोटी आपने कोई वेजिटेबल्स के लिए मतलब क्रॉप लगाई है उसको भी इसमें देख लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ जैसे एक नींबू का पेड़ लगा दिया, तो वो भी हॉर्टिकल्चर में आता है। एक फ्रूट प्राप्त करने के लिए आपने एक छोटी सी जगह को यूटिलाइज किया है, तो ये सारे किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। थर्ड जो पार्ट है वो है क्रॉप्स। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप जब बोलेंगे जब एक ही तरह के प्लांट्स को आप बहुत सारी एक बड़े एरिया में उगाते हो और फिर उसको वहाँ से आप प्रोडक्शन प्राप्त करते हो, तो उसको बोलेंगे क्रॉप्स। अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। देखो, सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स का मतलब होता है अनाज। और कौन कौन से हो सकते हैं? वीट, पैडी, मिलेट्स, गेहूँ, चावल और मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, उनको बोलते हैं सभी को मिला के मिलेट्स। पल्सेस देखो, ग्राम, पीस, बीन्स, ये सारे क्या है? पल्सेस। ऑयल सीड्स, जिनसे ऑयल निकाला जाता है। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। वेजिटेबल्स, टमाटो, कैबेज, स्पिनिच। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा।
तो ये सारे क्या है, क्रॉप्स हैं। आप अगर एक ही टाइप के पेड़ पौधों को उगा रहे हो एक फील्ड में और फिर उससे आप प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्रॉप। ओके, क्रॉप सिर्फ वीट और पैडी की नहीं होती, बाकी सारी भी क्या है, क्रॉप्स है। अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने तरह की क्रॉप्स होती है, क्या क्या होता है उनमें, कब कब उनको उगाया जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में देखेंगे कितने तरह की क्रॉप्स होती है। तो आपने मेजरली 3 तरह की क्रॉप्स पढ़ी है अभी तक, रबी। नो सर, दो तरह की सर, ऊपर की दो ही पढ़ी हमने। आप जायद नहीं पढ़ी आपने, मैंने बताया था आपको। नो सर। देखो, खरीफ की क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है और जायद क्रॉप होती है। आपको बता के आया था लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। चलो एक बार फिर से देख लो। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रोन। जिस सीजन में पर्टिकुलर उगाई जाती है उसके हिसाब से इनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले देखेंगे खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप जो कि समर में उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन ए रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू September. पेडी, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ का मतलब आप समझ सकते हो कि गर्मियों में जो जिसकी खेती होती है उन क्रॉप्स को बोलेंगे खरीफ क्रॉप। ओके, एग्जांपल्स देख लो, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे क्या है, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स जो कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले उगाई जाती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम October to March. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. देखो, कुछ कुछ पल्सेज ऐसी होती है उनको अपने नॉर्थ इंडिया में कभी रबी क्रॉप में भी उगा लेते हैं और कभी उसी फसल को कभी साउथ इंडिया में खरीफ क्रॉप में भी उगा लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह के हिसाब से भी रबी और खरीफ क्रॉप में चेंज कर सकते हो आप। ऐसे नहीं है कि एक का मैंने खरीफ क्रॉप बता दिया तो वो खरीफ क्रॉप ही होगी। वो क्लाइमेट के हिसाब से उसको अलग अलग जगह पे उगाते हैं, अलग अलग टाइम पे उगाते हैं, तो उसको उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर जगह पे उसको रबी और क्रॉप क्या उसमें क्लासीफाई करेंगे वो डिपेंड करता है उसकी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। ओके, लास्ट जो क्रॉप है उसको बोलते हैं जायद। जायद क्रॉप जो कि रबी और खरीफ, एक तरह से रबी क्रॉप की कटाई हो गई और खरीफ क्रॉप अभी उगने में टाइम है, क्योंकि खरीफ क्रॉप कब उगेगी, जब रेनी सीजन आएगा। और मार्च में ही कटिंग किसकी, हार्वेस्ट किसका हो गया, रबी क्रॉप्स का। तो इसके बीच में जो टाइम बचता है, जो 2 महीने का जो टाइम बचता है, उस 2 महीने के टाइम पीरियड में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको बोलते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप में जैसे आप गर्मियों में देखते हो ना, तरबूज वगैरह खाते हो, वाटरमेलन, तो वो क्या है, एक जायद क्रॉप है। एक पर्टिकुलर सीजन में जो एक तरह से छोटी सी सीजन होती है इसकी, 2 महीने की सीजन होती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। These crops are mainly grown in summer season. They require warm day weather. They are sown in March and harvested in June. Example, seasonal fruits and vegetables. Okay, ये 3 टाइप की क्रॉप्स थी। इसके बाद देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक एक तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सकती है। बेसिक मतलब कि 0 से स्टार्ट करके लास्ट अपने पास फूड ग्रेन प्राप्त किया आपने, वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पूरा बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसको देखते हैं अलग अलग स्टेप में। द वेरियस स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू रेज ए क्रॉप सक्सेसफुली आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन आर एज फॉलो। कौन कौन सी होती है, सबसे पहला काम सॉइल को प्रिपेयर करना, फील्ड में जो सॉइल होगी उसको प्रिपेयर करना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग, टर्निंग एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल। एक एक करके इसको डीप में पढ़ेंगे थोड़ा आगे, लेकिन सॉइल प्रिपरेशन सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है। उसके बाद में होता है सोइंग, पुटिंग सीड्स ऑन द क्रॉप इनटू ऑफ द क्रॉप इनटू सॉइल। मतलब आपने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप उसमें बीज डालते हो, उसको बोलते हैं सोइंग। थर्ड जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स खाद, फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल जो एक तरह से केमिकल जो खाद होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स।
इसके बाद में नाम आता है इरिगेशन। क्रॉप आपने सीड डाल दिया, सीड जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया, उसके जमीन के बाहर निकलना स्टार्ट हो गया उसमें से। तो उसके बाद में क्या होगा, उसको आपको पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन टू प्रोवाइड वाटर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उसके बाद में होता है वीडिंग। अब आपने पानी दे दिया खेत में, तो ऐसे तो है नहीं कि खेत में पानी दिया तो सिर्फ क्रॉप के ही वहां पे बीज उगेंगे, वहां पे ऑलरेडी कोई ऐसे घास फूस के जो बीज होंगे वो भी उग जाएंगे, तो घास फूस भी उग जाएगी। तो उसको बोलते हैं वीडिंग, उस घास फूस को वहां से हटाना, ओनली क्रॉप को वहां पे रहने देना। इसके बाद में होता है क्रॉप पूरी पक के तैयार हो गई, अब आप उसको कटाई करोगे तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स। ओके। उसके बाद में आता है थ्रेसिंग। आपने फसल को काट के साइड में रख दिया, अब उसमें से आपको मतलब उसमें क्या है, उसमें पूरा का पूरा उसका मतलब जो सीड होगा, वो जो क्रॉप है वो एक तरह से किसी ना किसी कवर में होगी, उस प्लांट के कवर में। आपको उसको अलग करना है, उस प्लांट से उस पर्टिकुलर क्रॉप को अलग करना है। तो अब क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। ठीक है, तो उसमें से बीज को निकालना, मतलब आपने गेहूं उगाया तो गेहूं को उस गेहूं के पौधे से अलग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। उसके बाद में आता है विनोइंग। अब आपने उसको थ्रेसिंग से, मशीन से आपने उसको अलग किया है, तो उसमें थोड़ा बहुत कचरा भी होगा। अब कचरे को अलग करना उस प्रोसेस, उस बीज में से, उसको बोलते हैं विनोइंग, द प्रोसेस सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम काफ एंड हे। ये क्या होता है, एक तरह से वो ही जो जो ये प्लांट होता है उसी के थोड़े थोड़े छोटे छोटे डंठल हो सकते हैं, उसके थोड़े थोड़े मतलब कटिंग हो सकती है जो सीड के साथ में आ गई है, उस क्रॉप के साथ आ गई है। आप उसको एक तरह से हवा मार के, झोंका मार के, या फिर उसको ऐसे ऊपर से नीचे डाल के जी फोर्स की सहायता से, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके आप उसको अलग करते हो, उस सीड को उस एक तरह से कचरे से अलग करते हो, उसको बोलते हैं विनोइंग। और सबसे लास्ट में जब क्रॉप पूरी तरह से प्योर आपको प्राप्त हो गई है तो आप उसको करोगे स्टोर। तो ये सारी स्टेप्स जो हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, और इसी का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, उस डायग्राम में आपको समझाया गया। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पूरा टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, और उसमें जैसे कि आपको पता है कि दो तरह के मैंने क्रॉप्स टाइप बताए, मेन जो टाइप्स होती है वो होती है खरीफ और रबी। एक थर्ड टाइप इसमें आती है जायद, तो उसको भी अपन इसमें देख लेते हैं, ये आपको बता दिया गया। इसके बाद में स्टेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अभी बता के आया हूँ आपको, क्या क्या स्टेप्स होती है। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड जो स्टेप थी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब वो फर्टिलाइजर्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल, जो काऊ डंग या फिर बफेलो डंग से बना हुआ जो खाद होता है, या फिर जो आपके ये होते हैं अर्थवॉर्म, केंचुए, उनसे बना हुआ खाद होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। और अगर आपने आर्टिफिशियली डाला है खाद, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। और ये क्या होता है, एनपीके। एनपीके देखो, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, और पी का मतलब है फॉस्फोरस, और के का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है। इरिगेशन जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, मॉडर्न मेथड हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि मोट, राहत, धेकली, चेन पंप, तो ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। मॉडर्न मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारे, ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद से सिंचाई जो होती है उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इरिगेशन के बाद में आएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनसे बचाना। तो मैकेनिकली तो आप लो से हटा सकते हो, केमिकली आप उसमें कोई ऐसे आर्टिफिशियल कोई केमिकल डालो, फर्टिलाइजर डालो, जिससे क्रॉप नष्ट ना हो लेकिन अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो नष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एक तरह से ऐसी एक दवाई आती है, उसको बोलते हैं 2,4-D। उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसमें थ्रेशिंग और विनोइंग हो जाता है, और सबसे लास्ट में स्टोरेज। चलो अभी अपन एक एक करके ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उसको डीप में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। और इसके लिए आसवी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस पैराग्राफ को रीड करो। Preparation of soil is the first step before growing a crop. Turning soil and loosen it allow the roots to penetrate deep into the soil. It helps in the growth of earthworm microbes present in the soil. The loose soil allow the roots to
breathe easily even when they go deep into the soil. Various processes are included under preparation of soil. These are as follow. ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देखो उसमें आप क्या करते हो, जरूरत क्यों होती है इसकी, इसके लिए जरूरत होती है क्योंकि जो सॉइल होती है, हार्ड सॉइल में कभी भी जो क्रॉप है, जो सीड है, वो एक तरह से उग नहीं पाता। तो इसलिए उसको लूजन करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ता है सॉइल को। इसलिए उसमें अलग अलग प्रोसेस से उसको सॉफ्ट किया जाता है सॉइल को। और इससे क्या होता है कि जो वहाँ के जो अर्थवॉर्म है या फिर उसमें कोई माइक्रोब्स होंगे जो कि क्रॉप के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनका भी एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका मिल जाता है और वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो पाते हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे कि आप सॉइल को ऐसे सॉफ्ट बनाते हो? सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें टिलिंग और प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है उसको देखते हैं। देखो ये एक फील्ड है, ओके, और इसमें अभी तो जैसे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले क्या है ट्रैक्टर नहीं थे तो लोग ये जो बैल होते हैं ना, उनसे बांध के और खींचते थे एक हल को। तो वो हल कैसा होता था, कुछ इस तरह से होता था। तो हाँ, तरह इसमें से से देखो ये जो था ना यहाँ पे, ये क्या, जब ये बैल इसको खींचता तो ये यहाँ से ऐसे मिट्टी उखड़ के और ऐसे चलता था। ये इसका जो शेप होता था ना, कुछ ऐसे होता था। तो जैसे जैसे ये मिट्टी को खोदते हुए चलता था तो इस मिट्टी को थोड़ा सा इधर डालते चलता था ये, ठीक है। आगे आगे चलता तो इसकी मिट्टी जो है ना, थोड़ी सी इधर और थोड़ी सी उधर ऐसे गिरती रहती थी। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। आपने क्या किया, वहाँ पे एक तरह से मिट्टी में से उस प्लो को ऐसे डाला और उससे क्या है, मिट्टी वहां से हटके उसी के पास में, थोड़ी सी पास में वो गिर जाती थी। फिर वापस से दूसरी लाइन बनाते, फिर उसकी दूसरी लाइन ऐसे ही करता रहता। तो पूरी जो मिट्टी है वो ऐसे आगे पीछे, मतलब उसी खेत में आगे पीछे हो जाती थी वो, ठीक है। वहीं पे थोड़ी सी दूरी पे वो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी यहाँ पे और फिर इसकी मिट्टी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे क्या पूरा खेत जो है वो उसकी मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाती थी। और प्लोइंग में क्या होता है, ये तो होता है टिलिंग, और प्लोइंग भी ऐसा ही होता है। प्लोइंग में क्या होता है कि प्लोइंग में ये जो यहाँ पे जो ये आपके ये हल टाइप दिख रहा है, इसमें ऐसे ऐसे तिरछा होता है ये। नीचे करता है। इसमें देखो एक सिंगल साइड होती है इसे, उसमें उसमें दो साइड थी, इसमें सिंगल साइड होती है। अब जब ये चलेगा तो एक साइड से ये मिट्टी को खोदता हुआ और थोड़ा दूर डालेगा ऐसे। और इससे क्या है कि परत से परत जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे के ऐसे ये लेयर्स जो है मिट्टी की वो बनती जाती है। जैसे जैसे ये आगे चलता है, आजकल तो ये काम ट्रैक्टर से होता है। तो टेलिंग में अगर आप देखोगे तो टेलिंग में होता है कि कुछ ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे हल होते हैं, ऐसे सीधे सीधे। ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा ऐसे सीधे सीधे हल होते हैं और उससे जो है वो ऐसे खोदता हुआ चलता आगे। लेकिन प्लोइंग में क्या होता है, ऐसे गोल गोल चक्के होते हैं ऐसे, और ये जो है ये एक शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं और ये ट्रैक्टर से जुड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग शेप के होते हैं। तो इससे क्या है, ये मिट्टी को बहुत दूर तक डालते हैं, अंदर तक खोदते हैं और थोड़ा सा दूर डालते हैं उस मिट्टी को, पूरा का पूरा पलट देते हैं उसको, ऐसे पलटते हुए चलते हैं वो चक्के। तो ये प्रोसेस टिलिंग और प्लोइंग एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली उसमें डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बता दिया। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. जो मैंने बताया ना, जो आप इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो उसको बोलते हैं प्लो। Plows are made of wooden or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. देखो आपने आसपास में देखा होगा जब कभी रेनी सीजन स्टार्ट होता है, रबी की क्रॉप कट गई, उसके बाद रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है उस वक्त प्लो जो है वो रेनी सीजन के जस्ट जैसे या तो पहली रेन के बाद में या फिर उस रेन से पहले ऐसा प्लोइंग की जाती है, टिलिंग की जाती है। रीज़न यही है कि उस मिट्टी को एक तरह से ब्रीदिंग मिल जाए
और उस मिट्टी में जो भी एक तरह से वाटर अगर वहाँ पे आए तो वो वाटर परकोलेशन उसका अच्छे से हो सके, वो वहीं की वहीं एक तरह से उसी फील्ड में सिंक कर लिया जाए उस वाटर को। तो इसलिए वो प्लो किया जाता है। और उसके बाद में जब वो लूज हो जाता है वो मिट्टी, आफ्टर प्लो जब वो लूज हो जाती है, उसमें क्या मोटे मोटे ऐसे मोटे मोटे चंक्स बन जाते हैं मिट्टी के, अगर आपने गीली मिट्टी में प्लो किया है तो उसको तोड़ने के लिए भी एक तरह से एक अलग होता है जिसको बोलते हैं प्लैंक। तो उससे उसको तोड़ा जाता है वो मोटे मोटे चंक्स, और उससे वुडन प्लैंक। क्या, सर वुड का प्लैंक क्या? हाँ वुड प्लैंक्स। तो उससे जो है उसको तोड़ा जाता है और वो मिट्टी जो है एकदम एक तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है जब वो आप उसमें प्लो करते हो। सेकंड इसमें प्रोसेस होती है लेवलिंग। देखो जब आपने मिट्टी को प्लो किया ना, तो मैंने बताया वहाँ पे मोटे मोटे चंक्स भी बन जाते हैं और वो मिट्टी जो है ऐसे उबड़ खाबड़ बन जाती है। अलग अलग जगह पे थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा कम है। अब ऐसे खेत में तो आप वहाँ पे क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते। तो इसको ग्रो करने के लिए आप क्या करोगे, उसका लेवल करोगे, उस मिट्टी उस खेत का एकदम बिल्कुल प्लेन करोगे उस खेत को। जहाँ मिट्टी ज़्यादा है उस मिट्टी को हटा के कहीं और डालोगे। तो जब उसकी लेवलिंग की बात आती है तो लेवलिंग में एक नया इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, उसको बोलते हैं लेवलर। ओके। और ये क्या करता है, ये लेवलर वो जो चंक्स बने थे ना मिट्टी के, उन सब को एक तरह से तोड़ता हुआ बराबर करता हुआ चलता है उस फील्ड में। ठीक है। तो लेवलिंग में क्या होता है, वो चंक्स को एक तरह से छोटे छोटे पीस में काट देता है और वो बराबर करते हुए चलता है। इसका एक फायदा ये होता है कि अपर जो फर्टाइल लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है, इसको हटाता नहीं है, उसको वहीं पे ऐसे बराबर करते हुए चलता है और मॉइस्चर को रिटेन रखता है ये। आपने जब एक फील्ड को लेवल कर दिया तो उसके बाद उसके अंदर जो मॉइस्चर जो इकट्ठा हो गया वो वहीं पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाता। परकोलेशन उसमें हो गया वाटर का, तो वो क्या वहाँ से अब इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लेयर बन चुका है एक सॉफ्ट सॉइल का। ठीक है। अच्छा, लेवलर की आपको मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ, एक एक करके देख लो। देखो ये क्या है, ये प्लो शाफ्ट है, ये है प्लो एक सिंगल जो मैंने बताया था ना इस तरह से होता है डबल साइडेड। तो ये है एक प्लो, ट्रेडिशनल फोटो है। इसको इधर से बेल खींचता था ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे कट करता हुआ चलता, यहाँ से मिट्टी दोनों साइड में ऐसे गिराता हुआ चलता। ठीक है। एक मैंने आपको बताया नया तरह का जिसको हॉबी बोलते हैं, और ये क्या है कि ये एक तरह से वो ही प्लो का काम करता है। इसमें ये थोड़ा बैंड होता है, ये देख रहे हो थोड़ा बैंड होता है इसमें। ये क्या होता है, एक साइड से ऐसे ऐसे बैंड होता है एक साइड से, तो ये पूरी मिट्टी को खोदता है, दूसरी साइड में उसको डालता जाता है, आगे चलता है तो आगे ऐसे डालता जाता है। इसका शेप भी कुछ ऐसा होता है। और एक होता है नॉर्मल, जो उसको एक तरह से कल्टीवेटर भी बोलते हैं। तो ये देखो नॉर्मल, ये तो आपने देखा होगा अक्सर खेतों में, इसके ऐसे आगे नुकीले ऐसे ये दांत लगे हुए होते हैं आगे पीछे, और इनसे क्या है ये मिट्टी को खोदते हुए चलता है, और इन्हीं से जो है आजकल बीज भी जो है मिट्टी में डाला जाता है। एक होता है लेवलर, हाँ ट्रैक्टर के ही है ये है लेवलर। ये भी देखा होगा आपने, मिट्टी को बराबर करने के लिए काम में आता है इस तरह से। ठीक है। तो ये कुछ फोटोज थी। सर हाँ ये हॉय नहीं देखा सर। अरे होय, ये जो है ये पुराना होय है, और इसी का मॉडर्न रूप क्या है, वो गोल गोल चक्के वाला प्लो, इसी का मॉडर्न रूप है वो। इसमें तो देखो एक ही होता है, और इसमें ऐसे तीन तीन चार चार होते हैं। ये जो हो है यही काम करता है ये प्लो। ओके। ये बेल से खींचने वाला था, अब ये थोड़ा मॉडर्न ट्रैक्टर से खींचने वाला आ गया। नेक्स्ट देखो इसमें मैन्योरिंग। देखो आपने मिट्टी को बराबर भी कर दिया, अब उसको क्रॉप डालने से, उसमें सीड डालने से पहले आप क्या करोगे, उसमें जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको डालोगे। तो मिक्सचर ऑफ सॉइल विथ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसमें क्या है कि आप पहले जब मैन्योर डाल देते हैं तो उसको उस मिट्टी में मिलने में थोड़ा समय मिल जाता है, और वो अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि अभी तक आप उसको सीड डालोगे ना तो फिर से आपको मिट्टी को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। इससे वो खाद जो है उस मिट्टी में मिल जाएगा, और उसका न्यूट्रिशन जो है उस पूरे मिट्टी में एक तरह से ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। एडवांटेज क्या है इस चीज़ के, इट परमिट्स इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, इट प्रोवाइड्स
aeration to the Yeah. roots. It helps in uprooting weeds. It promotes growth of useful microorganisms in soil. It helps in bringing nutrients rich soil to the top. ओके, ये मैन्योर को एक तरह से मिट्टी में मिलाने के कुछ फायदे हैं। ये एरेशन का मतलब एयर ही होता है ना कि एयर पहुंच जाए रूट्स तक। एयर ब्रीथ के लिए उसमें एक तरह से, हाँ, एयरेशन का मतलब यही होता है कि उसमें हवा का, हाँ, उसमें हवा पहुंच जाए। मिट्टी में हवा होना ज़रूरी है क्योंकि सीड जो है वो ब्रीथ करते हैं। चलो आगे देखो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अभी जो जो बताया मैंने उन्हीं में क्या क्या टूल्स काम में आते हैं उनके बारे में देखते हैं। टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर आर नॉन एज इम्प्लीमेंट्स। अब कौन कौन से हैं? द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस आर प्लो, हो, कल्टीवेटर। प्लो क्या होता है? ये देखो, ये प्लो की फोटो है। हाँ, एक तरह से आप इसको फावड़ा भी बोल सकते हो, वो भी प्लो का ही काम करता है, लेकिन ये अलग है। ये इसको बेल से खींचते हैं, और प्लो, आजकल जो प्लो आ रहे हैं वैसे राउंड राउंड पीछे उसके चक्के लगे होते हैं आयरन के, और उससे मिट्टी जो है आगे पीछे होती है। ऐसे देखा होगा आपने, कुछ ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ये यहाँ पे ट्रैक्टर लगा होता है। चलो आगे इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। यूज्ड फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। तो ये सारे काम करता है एक प्लो। दिस implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron trip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. ये देखो, ये लकड़ी का ये जो हत्था है ना, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और प्लो शेयर बोलते हैं ये जो लोहे का जो लगा होता है इसके आगे जो कि जमीन के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं प्लो शेयर। देयर इज ए हैंडल एट वंस एंड ऑफ द शाफ्ट। ये रहा हैंडल यहाँ पे। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक्स। ये देखो, ये बीम, दो बुल लगाते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, इसको बोलते हैं बीम। One pair of bulls and a man can easily operate the plow. दो तो यहाँ पे बुल और एक यहाँ पे ह्यूमन, ये तीनों मिलके इस खेती को कर सकते हैं। प्लोइंग इज डन मेनली फॉर एयरिंग ऑफ द सॉइल। इट ऑल्सो मिक्सचर न्यूट्रिएंट्स एंड अप्रूव्स द वीड्स। जो पहले से जो जहाँ पे वो हार्ड जो एक तरह से सरफेस है, उसमें पहले से कोई जो अनवांटेड जो प्लांट्स उगे हुए हैं वो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे अगर आपने मैन्योर डाला है तो वो उस ऑयल, वो जो सॉइल है उसमें मिक्स हो जाता है। इसके अलावा एयर, एक तरह से उसमें सॉइल में एयर मिल जाती है, उसको बोलते हैं एयरेशन। तो उसका भी ये प्लो काम करता है। तो प्लो का काम सिर्फ इतना ही है। इसके बाद में काम आता है हो। क्या? स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल क्या होता है? मिलाना सही से। तो स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ऐसे पूरा हार्ड सरफेस है, पहले से फिक्स है, आपने इसको खोद खोद के ऐसा बना दिया, एकदम लूज बना दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको स्क्रैप कर दिया ना, तोड़ दिया, इसकी लेयर को तोड़ दिया। इसकी एक सिचुएशन थी, एक फॉर्म थी, उसको आपने तोड़ दिया, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। नेक्स्ट देखो हो। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सेम चीज है, जो प्लो का काम था ना वो भी इसका काम है, ठीक है। It has a long rod of wooden or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It pulled by animals. ये देखो, एक सिंगल प्लेट, यहाँ पे तिरछी प्लेट होती है ऐसे टेढ़ी सी, तो ये वही प्लो का काम करती है जो ऊपर मैंने बताया, सेम। उसके बाद में आता है कुरेटर, सॉरी, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आर ड्रॉन बाय ट्रैक्टर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखो, कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, इसके पीछे जो ना ये आगे से खोदा जाता है और इसके पीछे ऐसे कुछ नलियां लगी होती है, और उन नलियों से सीड जो है वो ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है।
तो कल्टीवेटर का काम ही यही है कि सीड को जमीन में पहुंचाना। ओके, इसके बाद में आता है लेवलर। अभी बताया था लेवलर का काम बराबर कर देता है। द प्लॉट सॉइल इज क्वाइट लूज सो इट इज लाइबल टू बी रिमूव्ड अवे बाय स्ट्रॉन्ग winds and washed away by the rain. The leveling is the process by which the loose soil particles are pressed to stop the removal of upper fertile soil of the upper fertile layer of soil. It also helps in uniform irrigation. Leveling is done with the help of leveler. ट्रैक्टर के आगे लगाते हैं, इसको खींचते हैं, इससे जमीन का जो है लेवल पूरा बनाया जाता है बराबर। ठीक है, उसके बाद में आता है सोइंग। ओके, अभी अपन ने सोइल तैयार कर लिया। अब जो बारी आती है वो आती है उस सोइल में आपको सीड डालना है, और सीड डालने के प्रोसेस को ही बोलते हैं सोइंग। Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. The process of putting the seeds into the soil is called sowing. Good quality seeds should be clean, healthy and good variety. Selection of seed. कैसे selection करते हैं seed का? Good quality seeds are heavier than damaged seed. ये थोड़े भारी होते हैं। कैसे पता लगाओगे भारी हैं कि सही है ये सीड? आप इनको पानी में डाल दो सीड को, अगर वो पानी में डूब जाएगा इसका मतलब वो एकदम सही सीड है, और अगर वो फ्लोट करेगा इसका मतलब वो सीड एक तरह से डैमेज सीड है। तो देखते हैं, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर द लाइटर सो दे फ्लोट ऑन वाटर. सीड्स शुड बी हाई यील्डिंग वेराइटीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स. तो ये सारा मार्केट में अवेलेबल होता है, अलग अलग तरह के सीड्स होते हैं, सबकी अलग अलग वेराइटी होती है. कोई जो है एक तरह से जैसे गेहूं होता है, तो गेहूं की जो जैसे दो दाने हैं, कई सीड ऐसे होते हैं जो दानों के ऊपर फोकस करते हैं, कई सीड ऐसे होते हैं जो उसकी फसल के ऊपर फोकस करते हैं कि जिससे कि फोडर ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन हो फोडर की, और कई होता है कि उसमें क्रॉप की ज़्यादा प्रोडक्शन हो. ओके, अलग अलग तरह के सीड होते हैं. अब देखते हैं सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय फॉलोइंग मेथड. कैसे कैसे आप सीड को एक फील्ड में उगा सकते हो उसको देखते हैं. बाय हैंड, ब्रॉडकास्टिंग नहीं बेटा, समझाते जाते हैं और आप समझते जाओ. सीड्स आर टेकन इन हैंड एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड. देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज एज देर इज नो यूनिफॉर्म स्पेसेज और प्रॉपर डीप. देखो, कई फसलें ऐसी होती है, क्रॉप्स ऐसी होती है, उसमें सीड को ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है, और कई क्रॉप्स ऐसी होती है कि उसमें अगर आपने सीड को ऐसे ऐसे फैला भी दिया ना ज़मीन के ऊपर, ऐसे फेंक दिया आपने, तो भी वो फसल जो है उग जाती है. तो जो फसल जिसमें आपने ऐसे हैंड से ऐसे फैला के आपने उगाया उसको बोलते हैं एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थैले में बीज भरते हैं और उसको हाथ से ऐसे बखेरते चलते हैं, ऐसे फैलाते चलते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ट्रेडिशनल मेथड है. इसके बाद में आता है बाय ड्रिलिंग. ए ड्रिलर इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स. अभी बताया था मैंने ऊपर, देखो इससे ये जो था ना, इससे ड्रिल करके आप उस सीड को जमीन के अंदर डालते हो. इनके पीछे पाइप लगे रहते हैं और ऊपर यहाँ पे एक सीड का एक कंटेनर होता है, तो वहाँ से जो सीड है वो अंदर जाते रहते हैं जमीन के, जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे चलता है. तो इससे इसको बोलते हैं ड्रिलिंग. अब ड्रिलिंग में भी दो चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल सिंगल एक तरह से ऐसे, अभी बताया था एक प्लो जैसा कुछ होता है सिंगल, तो उसमें भी ऐसे ही पाइप लगी रहती है पीछे से, आगे आगे वो खोदता जाता है, पीछे पीछे उस पाइप में से एक वही ह्यूमन जो उसको ऑपरेट करता है वही उसमें अपने हाथ से एक एक दाना जो है उसमें डालता जाता है, और वो जो दाने हैं वो उस पाइप से होते हुए ज़मीन के नीचे जाते हैं. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends press into the soil and place seeds there. अभी बताया था जैसे कि इस तरह से एक वो था ना, ये आगे ऐसे खोदता जाएगा इसको ऐसे यहाँ से बेल जो है वो खींच रहा है इसको, और यहाँ पे जो है एक ह्यूमन है वो इसके पीछे पीछे चल रहा है, और यहाँ पे एक पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू इसमें ऐसे एक पाइप जो है यहाँ तक जाता है. यहाँ पे वो जब सीड डालता है ऊपर तो वो इस पाइप के थ्रू नीचे जाता है, और जैसे इसने आगे खोदा उसके जस्ट पास में पीछे के पीछे ये गिरता जाता है,
जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर मिट्टी कवर होती जाती है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे खेती की जाती थी पहले। इसके बाद में था सीड ड्रिल। द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो ऊपर अभी पिक्चर दिखाया था उसको बोलते हैं सीड ड्रिलर। तो इसके हेल्प से किया जाता है। सीड्स आर यूनिफॉर्मली सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। It ensures the that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. क्योंकि ये एक बार में बहुत सारी जगह पे सीड को डालता जाता है, ड्रिल करता जाता है, जिससे कि लेबर और समय दोनों की बचत होती है। थर्ड जो मेथड है वो है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, आपने एक जगह पे जो क्रॉप होता है उसको उसकी क्रॉप को तैयार किया और फिर वहाँ से उस क्रॉप को उखाड़ के और फील्ड में ले जाके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, वहाँ पे जाके उसको उगा दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द रेगुलर फील्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स लाइक पेडी, टोमेटोज एंड चिलीज। इसको ऐसे उगाया जाता है, इसको डायरेक्ट सीड को नहीं डाला जाता, सीड को नर्सरी में तैयार किया जाता है, एक छोटी प्लांटेशन तैयार की जाती है और फिर उसको खेतों में ट्रांसफर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडिंग इज adventurous over direct showing the seeds in the soil, as it enables us to select only the better and healthy seeding for the cultivation of crops. जो अच्छे पेड़ पौधे होंगे, अच्छे जो पौधे होंगे उन्हीं को आप वहाँ पे ट्रांसप्लांट करोगे। इससे क्या होता है, क्रॉप को एक तरह से बेस्ट जो क्रॉप है वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द सीडिंग्स आर planted at the right spaces so that the plants may get uniform light, water and nutrients. तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर प्लांट को मिलती रहती है, इसी वजह से इसको मैनुअली अपने हाथों से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ट्रांसप्लांटेशन। जो पैडी होती है, पैडी में भी कई बार ऐसे ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और पैडी में ऐसे भी खेतों में ऐसे चावल को डाल के भी खेती की जाती है। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं उसको कल करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, आपका काम है इसको कल रीड करके आना आगे।